हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी, जिसमें हम बीए प्रोग्राम कर रहे हैं। बीए प्रोग्राम के बच्चों के सेमेस्टर 5th चल रहा है हमारा, और सेमेस्टर 5th की जो हमारी हिस्ट्री की बुक है, जो जीई कोर्स के अंतर्गत आती है हमारी हिस्ट्री की बुक। और हमारी इस बुक का नाम है आधुनिक विश्व में जेंडर, और इंग्लिश में इस बुक का नाम दे रखा है जेंडर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये हमारी बुक का नाम है, और इसकी हम यूनिट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और यूनिट 2 का पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं हमारे चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम दे रखा है फ्रांसीसी क्रांति में जेंडर, यानी हम पार्ट 1 में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, और किस तरह महिलाओं ने उसमें भूमिका निभाई थी, उसमें क्या महिलाओं की भूमिका थी, इस पर हम पार्ट 1 में पूरा तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। और आज का हमारा पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम आगे की चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो आपके चैप्टर में दे रखी है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो फटाफट जाइए और पार्ट 1 देखिए, एंड देन आप पार्ट 2 देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। और पार्ट 1 देखने से पहले आप जल्दी से एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये वीडियो आपके लाइक से। ओके, आज की हमारी वीडियो 1830 की जुलाई क्रांति से स्टार्ट होने वाली है। यानी 1830 में जो जुलाई में क्रांति हुई थी, वो किस बारे में हुई थी, किस से रिलेटेड हुई थी, उसको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। 1830 की जुलाई क्रांति का कारण चार्ल्स एक्स के निरंकुश शासन था। यानी जो 1830 में क्रांति हुई थी, उसका मेन रीज़न जो था वो चार्ल्स एक्स के निरंकुश शासन यानी अच्छे शासन ना होने की वजह से था। चार्ल्स ने 1824 में फ्रांस की गद्दी संभाली और जल्द ही एक कट्टरपंथी राजा के रूप में अपनी प्रतिष्ठिता अर्जित कर दी। लेकिन देखिए, जब चार्ल्स बैठा गद्दी पर, यानी चार्ल्स जब राजा बना, तो वो कब राजा बना? वो 1824 में राजा बना, और जल्दी ही उसने क्या कर दिया, एक कट्टरपंथी वाली, निरंकुश वाली शासन व्यवस्था ला दी। वो बहुत ज़्यादा कट्टर राजा था। उन्होंने संसद को भंग कर दिया, यानी जो वहाँ की संसद थी वो चार्ल्स द्वारा भंग कर दी गई। स्वतंत्रता प्रेस को दबा दिया गया, यानी जो स्वतंत्रता थी प्रेस की, उसको दबा दिया गया, और धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। यानी जितनी भी हमारी धार्मिक और राजनीतिक और जितनी भी तरह की हमारी स्वतंत्रता हैं, सभी को एक तरह से सीमित कर दिया उन्होंने। सभी पर शासन लगा दिया, सभी पर एक कानून लगा दिया कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, जिसकी वजह से चार्ल्स का जो शासन था वो अच्छा नहीं रहा, निरंकुश रहा, बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी वाला रहा, जिसकी वजह से हमारी 1830 की क्रांति हुई। इन निरंकुश शासन के खिलाफ फ्रांसीसी जनता में असंतोष बढ़ गया। यानी इसके खिलाफ जो वहाँ की फ्रांस की जनता थी, वहाँ निरंकुश बढ़ गया, सब लोग उससे खुश नहीं थे। 1830 में जब चार्ल्स ने मताधिकार को समाप्त करने की कोशिश की, तो फ्रांस की सड़कों पर विद्रोह भड़क गया। यानी जब चार्ल्स ने मताधिकार जो होता है, हमारा वोट देने का जो अधिकार होता है, उसको ख़त्म करने की बात की, तो वहाँ का जो विद्रोह था, पहले ही वो लोग बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने राजा से। लेकिन जैसे ही उसने मताधिकार के भी जो हमारा अधिकार होता है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया, तो वहाँ के जो लोग थे वो सड़कों पर उतर गए और विद्रोह करने लगे। पेरिस वासियों ने हथियार उठाए और राजा को अपदस्थ कर दिया। यानी वहाँ के लोगों ने, जो पेरिस वासी थे, उन्होंने हथियार उठाए और राजा को हरा दिया, और इस क्रांति की शुरुआत कर दी, या इस क्रांति पर विजय प्राप्त कर ली। नेक्स्ट, अब हमारी दूसरी क्रांति दे रखी है 1849 की क्रांति। अब 1849 की क्रांति में क्या हुआ, चलिए देखते हैं। 1849 की क्रांति का कारण आर्थिक मंदी और सामाजिक असमानताएं थी। यानी देखिए, पहली वाली जो हमारी क्रांति हुई थी वो राजा के निरंकुश शासन की वजह से हुई थी, सरकार के निरंकुश शासन की वजह से हुई थी। लेकिन जो हमारी 1848 की क्रांति है, ये आर्थिक मंदी और सामाजिक असमानता के कारण हुई थी।
1840 के दशक के दौरान फ्रांस में आर्थिक मंदी थी, जिसमें बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। यानी 1840 के दौरान क्या था कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी और गरीबी बहुत ज़्यादा थी। इसी वजह से 8 साल बाद क्रांति हो गई। इसके अलावा फ्रांसीसी समाज में तेज़ी से बढ़ती असमानताएं थी। यानी फ्रांस के जो समाज था उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से असमानताएं बढ़ रही थी। गरीब गरीब होते जा रहे थे, अमीर अमीर हो रहे थे, जिसकी वजह से जो असमानताएं थी वो बढ़ती जा रही थी, जिसके मध्य वर्ग और कामकाजी वर्ग दोनों में असंतोष बढ़ गया। यानी मध्य वर्ग जो मिडिल क्लास होते, जो बीच वाले वर्ग का होता है, और कामकाजी जो निम्न वर्ग होते हैं, इन दोनों के बीच जो असमानताएं थी वो बढ़ गई। क्यों? जो हमारे मध्य वर्ग वाले थे वो आगे बढ़ रहे थे, और जो कामकाजी वर्ग था, जो हमारा निचला वर्ग होता है, वो पीछे ही जाता जा रहा था, जिसकी वजह से दोनों में असंतोष बढ़ने लगा, भेदभाव होने लगा। फरवरी 1848 में फ्रांसीसी सरकार ने कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजन होने वाली रात त्रिभुजों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने कामकाजी वर्ग के लोगों में गुस्से को भड़काया, जिन्होंने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जल्द ही क्रांति पूरे फ्रांस में फैल गई। यानी वहाँ की जो सरकार थी, फ्रांसीसी सरकार, उसने क्या किया, रात त्रिभुज पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी वजह से जो कामकाजी हमारा वर्ग था, जो कार्य करने वाला वर्ग था, वो और ज़्यादा गुस्से में भड़क गए। पहले से ही बहुत ज़्यादा गरीबी थी और बहुत ज़्यादा भेदभाव था। अब उन्होंने इस चीज़ पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी वजह से वहाँ की जो जनता थी वो भड़क गई, और जल्द ही क्या हुआ, वहाँ के लोग सड़कों पर उतर गए और एक क्रांति का रूप ले लिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्रांति के परिणाम स्वरूप लुई फिलिप को अपदस्थ कर दिया गया और द्वितीय गणराज्य की स्थापना की गई। यानी जो लुई फिलिप्स थे उस टाइम पे गद्दी पर, उनको पद से हटा दिया गया और नए गणराज्य की स्थापना की गई। इस गणराज्य ने वयस्क पुरुष मताधिकार की शुरुआत की और फ्रांसीसी उपनिवेश में गुलामी को समाप्त कर दिया। यानी वयस्क मत अधिकार की शुरुआत हुई, इसमें पुरुष मत अधिकारों की शुरुआत हुई, और जो फ्रांस में गुलामी वाला जो शासन था उसको समाप्त कर दिया। पता है क्या होता था, फ्रांस में लोगों को दास बना के लेकर जाया जाता था। जो फ्रांस की कॉलोनी थी, जिन पर उन्होंने उपनिवेश बना रखा था, जो वहाँ के उपनिवेश देश थे फ्रांस के, उन देशों से लोगों को उठाकर फ्रांस लेकर जाया जाता था, और वहाँ उन्हें दास बनाया जाता था और उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाता था। तो गुलाम की जो वो स्थिति थी उसको समाप्त कर दिया गया, और जो वहाँ लोग रहते थे सबको मताधिकार मिला, ताकि सभी लोग समान रह सकें। नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, दोनों क्रांतियों के परिणाम। अब ये जो दोनों क्रांति हुई हमारी 1830 की और 1848 की, इन दोनों क्रांतियों के क्या परिणाम रहे, चलिए फिर इनके परिणाम देखते हैं। 1830 और 1848 की फ्रांसीसी क्रांतियों ने फ्रांस में यूरोप के इतिहास को आकार दिया। दोनों क्रांतियों ने लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तनों की दिशा में प्रगति की। देखिए, दोनों ही क्रांति फ्रांस के जो इतिहास था उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और दोनों ही क्रांति की वजह से वहाँ का जो लोकतंत्र था, सामाजिक परिवर्तन हुए और लोकतंत्र को बढ़ावा मिला। 1830 की क्रांति ने एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। यानी बिल्कुल संविधान के अनुसार सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, इस तरह से 1830 की क्रांति ने संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की, जिसने फ्रांस में लोकतंत्र को मजबूती करने में मदद की। 1848 की क्रांति ने गणतंत्र की स्थापना की, जिसने फ्रांस में लोकतंत्र और अधिक मजबूत बनाया। यानी जो हमारी 1830 की थी उसने संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की, और 1849 की जो थी उसने गणतंत्र की स्थापना करने में मदद की। ठीक है, अब नेक्स्ट परिणाम देखते हैं। नेक्स्ट परिणाम क्या हुआ, इन दोनों क्रांतियों ने महिलाओं, श्रमिकों और अन्य वंचित समूहों के अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। ये दोनों ही क्रांति ऐसी क्रांति थी जिसमें महिलाओं के, श्रमिकों के और जो अन्य मजदूर समूह थे उनके अधिकारों की बात की। 1848 की क्रांति ने वयस्क पुरुष मताधिकार की शुरुआत की। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 1848 में क्या किया गया, वयस्क पुरुष मताधिकार की शुरुआत हुई, जिसमें महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था, लेकिन अभी भी जिसमें क्या था, वयस्क पुरुष मताधिकार तो था, बस पुरुषों को मताधिकार था।
लेकिन महिलाओं को अभी तक नहीं था। हालांकि इसने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लोगों को प्रेरित किया। यानी इसके बाद जब अधिकार नहीं मिला, लेकिन इसने लोगों को प्रेरित किया कि पुरुषों को मिल सकता है तो औरतों को भी ये अधिकार होना चाहिए। ये प्रेरणा इस आंदोलन ने दी, ठीक है, इस क्रांति ने दी। नेक्स्ट है हमारा, कुल मिलाकर 1830 और 1848 की फ्रांसीसी क्रांति यूरोप में लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी ये जो क्रांति थी ये बहुत महत्वपूर्ण कदम निभाती है यूरोप के समाज में। इसकी इन दोनों ही क्रांति की वजह से यूरोप का जो समाज था वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित हुआ। यूरोप के समाज में महिलाओं की स्थितियों और जो कमज़ोर वर्ग था और कामकाजी वर्ग था उनके अधिकारों की बात हुई, उन्हें बढ़ाने की बात की गई, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा 1870 के बाद फ्रांस महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष। यानी 1870 के बाद जो महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष हुए, चलिए उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 1870 के बाद फ्रांस ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक संक्रमण का अनुभव किया। फ्रांस प्रुशिया युद्ध में फ्रांस की हार के बाद नेपोलियन तृतीय को पद से हटा दिया गया। यानी फ्रांस में जब हमारा फ्रांस प्रुशिया युद्ध हुआ उसके बाद में जो फ्रांस के राजा थे या फ्रांस की गद्दी पर बैठे थे, नेपोलियन तृतीय को पद से हटा दिया गया। फ्रांसीसी द्वितीय गणराज्य की स्थापना, यह गणतंत्र 1940 तक फ्रांस में शासन करेगा। यानी जब हमारा युद्ध में फ्रांस हार गया तो वहाँ के राजा को या वहाँ के जो सत्ताधारी पक्ष था उसको हटाकर दोबारा से गणराज्य की स्थापना की गई और ये रखा गया कि ये जो गणराज्य है ये 1940 तक फ्रांस पे शासन करेगा। इस अवधि के दौरान फ्रांस में महिलाओं के अधिकारों के लिए वकालत करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इन प्रयासों में शामिल हैं, यानी जब हमारी ये नया गणराज्य बन गया तो इस गणराज्य में महिलाओं के अधिकारों के लिए भी कई प्रयास किए गए। अब वो कौन कौन से प्रयास किए गए, चलिए उनको नीचे देखते हैं कि वो कौन कौन से हमारे प्रयास किए गए ताकि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके। पहला प्रयास हमारा ला बॉक्स डेज फेम्स, ये जो है ये एक पत्र है ये, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि स्थापना 1874 में ला बॉक्स डेज फेम्स की स्थापना हुई जो महिलाओं के मुद्दों पर प्रकाशित होने वाले पहला फ्रांसीसी पत्रिका थी। यानी ये जो थी ये एक फ्रांसीसी पत्रिका थी जो महिलाओं के मुद्दों पर प्रकाश डालने का कार्य करती थी। पत्रिका में मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि की महिलाएं लिखती थीं जिन्होंने शिक्षा, प्रशिक्षण, राजनीति और भागीदारी और बदलते उत्पादन और दैनिक जीवन के माध्यम में से महिलाओं को आम मुक्त देने की मांग की। यानी देखिए ये जो हमारा पत्र था उसमें मध्य वर्गीय जो महिलाएं थी वो लिखती थी और उसमें वो प्रशिक्षण, राजनीतिक भागीदारी इन सब के बारे में बताती थी और इन सब के अधिकारों की मांग करती थी कि हाँ महिलाओं को भी इन सब में भागीदारी होना चाहिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। नेक्स्ट दे रखा है हमारा महिला कार्यकर्मियों की आवाज़ उठाना। यानी जो महिला कार्यकर्मी थी उनकी आवाज़ उठाना। 1848 के बाद महिला कार्यकर्मियों ने भी अपनी अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी शुरू की। उन्होंने घरेलू काम को वर्कशॉप में काम के समान रेट से भुगतान करने की मांग की। उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण की मांग की। यानी 1848 के बाद में महिला जो कार्य करती थी उन्होंने भी अपनी आवाज़ उठानी शुरू करी और घरेलू कार्य को भी उन्होंने वर्कशॉप कार्य की तरह माना और उनके लिए भुगतान की मांग की कि हमें भी भुगतान होना चाहिए, मतलब हमें भी पैसे मिलने चाहिए। उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण की मांग की, यानी उन्हें भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि किस तरह से कोई भी महिला कार्य करती है और उनसे आगे बढ़ने का अधिकार है। उन्होंने राज्य पोषण, बाल देखभाल, लॉन्ड्री और रेस्तरों की ज़रूरतों पर जोर दिया। यानी जितनी भी हमारी बाल देखभाल और लॉन्ड्री जैसी चीज़ें होती हैं उन पर जोर दिया कि हाँ हमें इन सब की प्रशिक्षण मिलनी चाहिए, इन सब की ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस तरह हम कपड़े धोने का, लॉन्ड्री का या बाल देखभाल किस तरह से होनी चाहिए। उन्होंने अपने सहकारी संघर्ष का गठन किया
सुजेई बोल्क्विन ने गर्भवती गरीबी माताओं के लिए दाइयों के ये संघ की स्थापना की। यानी ये जो थी, इन्होंने जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो गरीब गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके लिए दाइयों के संघर्ष बनाया ताकि गर्भावस्था के दौरान उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीन डेरोन की वकालत। जीन डेरोन उस समय के एक और नारीवादी कार्यकर्ता हैं। यह 1848 में 48 साल के थी। उन्होंने पारिवारिक ढांचे में बदलाव की मांग की। यानी ये जो हैं, ये इन्होंने जो मांग की, उन्होंने पारिवारिक जो ढांचा होता है उसमें बदलाव की मांग की। यह चाहती थी कि मातृत्व को स्वतंत्र रूप से चुना जाए। उन्होंने व्यक्तिगत, घरेलू, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र के बीच अंतर संबंधित देखा। उन्होंने समाजवादी पैरे जोसेफ गवर्नर के इस विचार का विरोध किया कि राजनीतिक और काम महिलाओं के लिए नहीं है। यानी जो ये थी, इन्होंने एक पैरे जोसेफ है उनका विरोध किया, और ये पैरे जोसेफ जो हैं वो कहते थे कि जो राजनीति है वो महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन इन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि नहीं, हर चीज़ में महिला कार्य कर सकती है, ऐसा नहीं है महिला पुरुषों से कम होती हैं। और सच में बता रही हूँ, मैं खुद ये मानती हूँ कि अगर कोई पुरुष किसी महिला को कम मानता है या उसे कम आंकता है तो सबसे बड़ा स्टूपिड है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने सेम बनाया है, सेम हाथ पैर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के पास 4 हाथ होते हैं या फिर 4 टांगे होती हैं, सेम ही तो होती हैं। जितनी औरतों के पास होती हैं जितनी उतनी पुरुषों के पास होती है, तो क्यों भेदभाव करना। सच में ये बात है कि महिलाएं जो होती हैं ना, वो टाइम मैनेजमेंट और किसी भी चीज़ को अच्छे से हैंडल करना जानती हैं। पर पता नहीं क्यों पुरुष हमेशा ये सोचते हैं, हर कोई नहीं बट मोस्टली ये सोचते हैं कि नहीं, जो पुरुष होते हैं वही अच्छे होते हैं, जो महिलाएं होती हैं वो कम होती हैं, उनको कम ही आंकते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। लेकिन जो सच में जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, वो सब कुछ समान लेकर चलते हैं। और यही इन्होंने कहा कि नहीं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिला जो होती हैं वो अच्छे से वर्क कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं, चाहे वो राजनीति का क्यों ना हो या कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। ठीक है, डेरोइन चाहती थी कि महिलाएं राजनीति में प्रवेश करें और नागरिकता और कानून की शर्तों में बदलाव करें। यानी ये जो थी, ये चाहती थी कि महिलाएं जो हैं वो राजनीति में भी प्रवेश करें और कानूनों में और नागरिकता के जो कानून हैं उनमें थोड़ा सा चेंजेस करें, ताकि महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके और महिलाएं भी आगे बढ़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन प्रयासों के बावजूद 1870 के बाद फ्रांस में महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिले। इतने सारे प्रयास हुए लेकिन फिर भी 1870 के बाद भी महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिले थे। फ्रांस में महिलाओं को अभी भी मतदान का अधिकार नहीं था। यानी अब तक भी महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था। यानी अभी भी महिलाओं का और संघर्ष जारी रहना था। महिलाओं को और भी संघर्ष की ज़रूरत थी और वह अभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप में से कई बाधाओं का सामना कर रही थी। यानी अभी भी उनके पास आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत सारी बाधाएं थी जिनका उन्हें सामना करना था। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट दे रखा है विस्तार। ओके, चलिए अब हम देखते हैं। इसको पढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या आपको भी लगता है जो पुरुष होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं अकॉर्डिंग टू महिलाएं, या दोनों समान होते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, कोई चीटिंग नहीं करना, बिल्कुल सही से बताना कि आपकी सोच क्या है। ऐसा नहीं है कोई प्रेशर हो, नहीं आपको यही लिखना है जो मेरी थॉट है या मैं जो सोचती हूँ ऐसा लिखना है। नहीं, जो आप सोचते हैं सिर्फ वो लिखिएगा। ओके, मैं ज़रूर चेकआउट करूँगी, तो प्लीज़ लिखना ज़रूर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 1870 के बाद फ्रांस में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष एक चुनौतीपूर्ण था। इस अवधि के दौरान फ्रांस में कई सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल हुई, जिसमें फ्रांस एशिया युद्ध, द्वितीय गणतंत्र की स्थापना। देखिए, जब हमारा 1870 हुआ, इसके बाद में महिलाओं के जो अधिकार थे उनका संघर्ष और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया। और इस टाइम पे जो फ्रांस था उसमें सामाजिक राजनीतिक बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही थी, जिसमें एक फ्रांस प्रीशिया युद्ध था, द्वितीय गणराज्य की स्थापना था और
1871 का पेरिस कम्यून शामिल था। इन घटनाओं ने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए एक कठिन वातावरण बना दिया। यानी देश में इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, इतनी उथल पुथल थी, इसके इतनी सारी चीज़ें होने के साथ साथ जो महिलाओं के अधिकारों की बात थी वो कहीं दबने लगी और महिलाओं के लिए और ज़्यादा कठिन वातावरण बन गया। अब उनको अधिकारों की मांग के लिए और ज़्यादा संघर्ष की आवश्यकता होने लगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट दे रखा है, हालांकि 1817 के बाद फ्रांस में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष महत्वपूर्ण था। इन प्रयासों ने महिलाओं को जागरूक किया, यानी ये जो प्रयास थे वो जागरूक कर रहे थे। किस तरह से? इन प्रयासों ने महिलाओं को उनके अधिकारों और उनके अधिकारों के लिए लड़ने की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया। यानी इन प्रयासों से पता चला महिलाओं को कि हाँ, हमें भी समान अधिकार होने चाहिए और महिलाओं ने अपने लिए लड़ना शुरू किया। नेक्स्ट है हमारा संगठित किया। इन प्रयासों ने महिलाओं को एकजुट होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। यानी ये जो संगठन होने लगे, ये जो प्रयास हो रहे थे, जिसकी वजह से महिलाओं को ये एहसास हुआ कि हमें एकजुट होना चाहिए और संघ बनाकर लड़ना चाहिए ताकि हमें सारे अधिकार प्राप्त हो सकें। प्रगति की इन प्रयासों ने महिलाओं के लिए कुछ अधिकारों को प्राप्त करने में मदद की, जैसे कि शिक्षा और रोजगार के समान अवसर। यानी ऐसा नहीं है प्रयास ही करे जा रहे हैं, कुछ हासिल ही नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ों में बदलाव भी हुआ। किन चीज़ों में? शिक्षा में, रोज़गार के अवसरों में, ये सारी चीज़ें हम बदलाव भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो रही थी समाज में। नेक्स्ट अब हमारा दे रखा है 1944 में फ्रांसीसी सरकार ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया। यानी फाइनली जो महिलाओं को मतदान देने का अधिकार था, यानी वोट देने का अधिकार था, वो कब मिला? 1944 में आकर उन्हें फ्रांस में वोट देने का अधिकार मिल गया। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। ये बिल्कुल ऐतिहासिक उपलब्धि थी क्योंकि बहुत लंबे टाइम से इसी के लिए तो संघर्ष हो रहा था कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल सके, और इसीलिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। और यह 1870 के बाद महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष के वर्ष में प्रयासों का परिणाम था। यानी 1870 से जो 1944 तक जितने भी संघर्ष हुए थे, ये सब उन्हीं का तो परिणाम था कि हाँ, उन्हें वोट देने का अधिकार मिल गया। इसीलिए ये उनके लिए बहुत खुशी की बात थी और बहुत ज़्यादा अच्छी उपलब्धि थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा दे रखा है विशिष्ट उदाहरण। अब विशिष्ट उदाहरण कौन कौन से? ला बॉक्स डेंस फेम्स ने महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करने में मदद की। यानी ये जो थे, उन्होंने महिलाओं के शिक्षित करने और उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक करने में बहुत बड़ी मदद की। पत्रिका ने महिलाओं को एकजुट करने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करना भी मदद की। यानी ये जो पत्रिका थी, इसने क्या किया? महिलाओं को एकजुट करना और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित भी किया। जिन डेरोन की वकालत ने महिलाओं के अधिकारों के लिए एक व्यापक एजेंडा विकसित करने में मदद की। उनकी वकालत ने महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। यानी ये जो थे, इनकी वकालत एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वाली थी, जिसकी वजह से, और बहुत ज़्यादा प्रेरणा वाली थी, जिसकी वजह से महिलाएं जो थी वो अपने अधिकारों के लिए प्रेरित हुई और उन्होंने भी ये सोचा कि हाँ, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। और फ्रांसीसी समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने में मदद की। अब देखिए, कोई भी इंसान है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा तो एक ना एक वक्त, एक ना एक टाइम तो ऐसा होगा कि हाँ, सामने वाला सुनेगा ही। तो इसने क्या किया? फ्रांसीसी समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी उन्हें सुधारने में मदद की। नेक्स्ट अब हमारा निष्कर्ष दे रखा है। चलिए फिर निष्कर्ष को देखते हैं। 1870 के बाद फ्रांस में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष एक लंबा और चुनौतीपूर्ण था। हालांकि इन प्रयासों ने महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक किया, उन्होंने संगठित किया और महिलाओं के लिए कुछ अधिकारों को प्राप्त करने में मदद की। यानी ये जो संघर्ष था 1870 तक, जो हमारा संघर्ष था वो बहुत ज़्यादा लंबा था और बहुत ज़्यादा प्रेरणा और चुनौतियों वाला था। आखिरकार जो महिलाएं थीं उनको अधिकार प्राप्त हुआ। कब अधिकार प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ओके,
मैंने अभी ऊपर ही पढ़ाया है। ये फिर आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि महिलाओं को मत अधिकार देने का, महिलाओं को मत अधिकार कब मिला फ्रांस के अंदर। ओके, और ये बहुत ज़्यादा अधिकारों के लिए जागरूकता वाला था और महिलाओं के अधिकारों को प्राप्त करना और उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए फिर आज का हमारा चैप्टर यहाँ होता है फिनिश। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और मोर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और फॉर मोर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, यूट्यूब ब्लॉगर के साथ जुड़ सकते हैं और जो हमारा ऐप है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको वहाँ क्वेश्चन पेपर मिल सकें और जो आपकी ये नोट्स हैं वहाँ आपको आसानी से प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आपको कोई भी स्टडी में प्रॉब्लम ना आए और आप अपने अच्छे से नंबर गेन कर सकें। चलिए फिर यहाँ हम वीडियो को करते हैं बाय बाय।